हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश सैनी नवरंग राजस्थान के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम। देखिए मित्रों, अपने जो राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर जो सब्जेक्ट ले रहे हैं उसमें मैंने पिछले 2 दिनों में राजस्थान के त्योहारों का अध्ययन करवाया है और उसमें राजस्थान के त्योहारों की जो पार्ट मैंने वीडियो 2 डाल दी हैं, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, त्योहारों के पंचांग कैलेंडर की बात चर्चा अपने कर चुके हैं और आगे उसी को अपने निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। यदि आपने हमारा पिछला जो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप उसको अवश्य देखिए, क्योंकि जब तक त्योहारों का जब आप अध्ययन कर रहे हैं और उसका आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक संभव नहीं है कि अपने त्यौहार क्लियर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि त्यौहार को आप क्लियर कर सकते हैं कि भाई जीण माता मेला लगता है, कहाँ, रेवासा सीकर में लगता है, लेकिन वो कब लगता है इस बात का आपको अध्ययन नहीं कर पाओगे। और यदि रट भी लोगे तो साहब रटने के बाद जब आगे जीण माता रट लिया उसके बाद अगला जो देवी का मंदिर मेला रटोगे तो पीछे वाला भूल जाएंगे और आगे वाला आप याद, तो इसी निरंतर आगे चलते रहेंगे। लेकिन आप यदि त्योहारों को अच्छी तरह से आप कंटेंट तैयार कर लेते हैं त्योहारों का या शक संवत विक्रमी संवत का, तो आप अवश्य ही एग्जाम में जो त्योहारों से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और जो आपकी जो कठिनाई है शक संवत की, विक्रमी संवत की, कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष से, इससे आप निजात पा सकते हैं। तो देखिए मित्रों, अपन बात आगे क्या कर रहे हैं, अपन बात करते हैं शक संवत की। किसकी करते हैं? शक संवत। देखिए मित्रों, शक संवत, शक संवत अपने पहले पीछे जो फर्स्ट वीडियो डाला था उसमें भी इसकी थोड़ी चर्चा की थी, लेकिन आगे अब और चर्चा कर लेते हैं अपन। देखिए शक संवत में क्या होता है कि शक संवत का प्रारंभ जो हुआ है वो कब हुआ है मित्रों? तो देखिए कुषाण शासक, ये मैंने पहले आपको बताया है, कुषाण शासक कौन थे? कनिष्क। कुषाण शासक कनिष्क के राज्यारोहण के दिन से या की तिथि, और वो तिथि कौन सी थी? वो थी मित्रों 78 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है। यानी शक संवत का प्रारंभ कुषाण शासक कनिष्क के राज्यारोहण के दिन, और राज्यारोहण का दिन कौन सा है? 78 ईस्वी से इसका प्रारंभ माना जाता है। तो शक संवत का प्रारंभ कौन सा है मित्रों? 78 ईस्वी से। और शक विक्रमी संवत की बात अपन ने कर ली थी कि विक्रमी संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व से। विक्रमी संवत का प्रारंभ कब से? 57 ईसा पूर्व से। और इनके मध्य एक कौन आ जाता है? ईस्वी, और ईस्वी के बाद कौन आता है? शक। तो देखिए शक संवत 78 ईस्वी से। कब से मित्रों? 78 ईस्वी से। अब मान लीजिए वर्तमान स्थिति, ईस्वी कितनी है वर्तमान में, कितनी चल रही है? 2020। कौन सी सन है? 2020 है। तो 57 साल 20 में जब आप 57 साल जोड़ेंगे, क्यों कि विक्रमी संवत ईस्वी से कितने साल आगे चलती है? प्लस 57 साल आगे चलती है, तो 2077 क्या हो जाएगी? विक्रमी संवत। लेकिन बात ये पूछ लें कि शक संवत कौन सा है, तो मित्रों 2020 में से क्या कर देना है? माइनस, क्या माइनस? 78 ईस्वी माइनस। क्यों? क्योंकि ईस्वी से 78 साल पीछे कौन? शक संवत। तो देखिए 2020 में जब आप माइनस करते हैं 78 तो कितना आता है मित्रों? यहाँ हासिल की ले लेते हैं तो कितने? 10 में 8 गए तो कितने बचे?
2 मित्रों। उसके बाद यहाँ क्या है मित्रों, देखिए 1 हासिल की तो 1 बच गया, 1 में 7 नहीं जाते हैं तो इधर से क्या लेते हैं 1 हासिल की, तो कितने हो गए 11, 11 में 7 गए तो कितने बच गए मित्रों, 11 में 7 जाते हैं तो 4, और यहाँ कितने शेष 19, यानी 1942 वर्तमान में शक कितनी चल रही है मित्रों, वो चल रही है 1942, यानी माइनस कर देना आप 78, किसी भी सन में कितना माइनस करना है 78 माइनस करना है। तो शक संवत प्रारंभ, और शक संवत में भी कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने होते हैं। कितने महीने, यानी 12 महीने, हिंदी महीनों में 12 महीने, चाहे शक संवत की बात कर लीजिए या विक्रमी संवत की बात कर लीजिए या अंग्रेजी महीनों की बात कर लीजिए या हिजरी संवत की बात कर लीजिए, सभी में महीने कितने होते हैं 12 महीने होते हैं। तो मित्रों ये शक संवत की बात थी। आगे देखिए, देखो क्या है, आप सभी ने सुना है राष्ट्रीय पंचांग, भारत का राष्ट्रीय पंचांग का आधार क्या है, भारत के राष्ट्रीय पंचांग का आधार, किसको आधार मानकर राष्ट्रीय पंचांग भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया है, तो वो शक संवत को ही, किसको, शक संवत को ही। भारत में राष्ट्रीय पंचांग का आधार कौन है मित्रों, शक संवत। कौन सा है, शक संवत। देखिए मित्रों 22 मार्च 1957 में तत्कालीन पीएम JL नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक आयोग का गठन किया था। उस आयोग का नाम है मेघनाथ सहाय। मेघनाथ सहाय आयोग की सिफारिश पर ही, मेघनाथ आयोग सहाय की सिफारिश पर ही, इस आयोग की सिफारिश पर ही भारतीय संविधान द्वारा, भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया, बनाया गया, घोषित किया गया। यानी भारत के राष्ट्रीय पंचांग का आधार शक संवत है, और शक संवत कौन से आयोग के आधार मानकर, शक संवत को आधार मानकर राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया, तो वो है आयोग मेघनाथ आयोग की सिफारिश पर ही, इसी को आधार मानकर राष्ट्रीय पंचांग। और शक संवत का प्रारंभ कब होता है मित्रों, 22 मार्च को होता है। कब होता है बताइए, यानी 22 मार्च को शक संवत प्रारंभ होता है। प्रतिवर्ष 22 मार्च को शक संवत प्रारंभ होता है। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर विक्रमी संवत, कि विक्रमी संवत कब प्रारंभ होता है, विक्रमी संवत का प्रारंभ। तो मित्रों इस बात का विशेष ध्यान रखना कि विक्रमी संवत का जो प्रारंभ है वो चैत्र शुक्ल फर्स्ट से माना जाता है। विक्रमी संवत का प्रारंभ, इसकी कोई तिथि निर्धारित नहीं है, जैसे शक संवत वास्तविक 22 मार्च को, लेकिन विक्रमी संवत प्रारंभ होता है, इसकी कोई तिथि नहीं है, बल्कि यह चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल एकम को ही भारत में विक्रमी संवत यानी हिंदुओं का नववर्ष माना जाता है। अब यह मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में आता है, लगभग 22, 21, 23, 24, 25 तारीख के लगभग आता है मित्रों।
तो शक संवत 12 महीनों के आधार पर ही। राष्ट्रीय पंचांग का आधार क्या है? राष्ट्रीय पंचांग को घोषित किया गया कब? 22 मार्च 1957 को। किस आयोग के आधार पर? मेघनाथ शाह। इस आयोग की गठित किसके द्वारा किया गया था? गठित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके लिए? राष्ट्रीय पंचांग के लिए। आया मित्रों इतना समझ में? उसके अलावा जो ग्रीगोरियन कैलेंडर है उसका आधार भी कौन है मित्रों? शक संवत ही है। यानी ग्रीगोरियन कैलेंडर का आधार भी शक संवत है और राष्ट्रीय पंचांग का आधार भी कौन है मित्रों? वो है शक संवत। तो मित्रों ये है अपने विक्रमी संवत, शक संवत और ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो आप सब जानते हैं ये अपने अंग्रेजी जो महीने हैं वही ग्रिगोरियन कैलेंडर के रूप में जाना जाता है। और हिजरी संवत की अपन चर्चा करेंगे वो आगे वीडियो में। पहले इससे पहले अपने हिंदू धर्म के जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी मेले हैं और जो हिंदी महीने हैं चैत्र से लेके फाल्गुन का, उनका अध्ययन अपने अब करने जा रहे हैं। तो मित्रों देखिए अब अपन जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो हैं राजस्थान या भारत के हिंदू नववर्ष या हिंदुओं के जो त्यौहार है, महीने हैं, उनका अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए मित्रों एक दो शब्दावली है उनके अपन अध्ययन कर लेते हैं। नव संवत्सर, नव संवत्सर, संवत्सर भी बोल सकते हैं या नवे संवत्सर भी बोल सकते हैं। देखिए मित्रों नव संवत्सर क्या है? देखिए यह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही नव संवत्सर के रूप में यानी विक्रमी संवत जिस दिन प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, उसी को क्या कहा जाता है? नववर्ष के रूप में जाना जाता है। इसी को हिंदुओं का नववर्ष, हिंदुओं को क्या कहा जाता है? इसी को सतयुग का प्रारंभ क्या कहा जाता है मित्रों? सतयुग का प्रारंभ। इसी को विक्रमी संवत का प्रारंभ, विक्रमी संवत का प्रारंभ। इसी नव संवत्सर में बसंतीय नवरात्रों का प्रारंभ, बसंतीय कौन से? बसंतीय नवरात्रों का प्रारंभ भी इसी दिन होता है। उसके बाद अगला है महर्षि गौतम की जयंती, महर्षि गौतम की जयंती। किसकी जयंती? महर्षि गौतम की जयंती। इसी दिन झूलेलाल की जयंती। इसी दिन क्या हुआ? वहद राजस्थान का गठन, वहद राजस्थान का गठन नव संवत्सर के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन सृष्टि का प्रारंभ, किसका प्रारंभ? इसी को मत्स्य अवतार आदि के रूप में यानी
नव संवत्सर, चैत्र शुक्ल एकम को नव संवत्सर के रूप में मनाया जाता है। भारत में चैत्र शुक्ल एकम को क्या मनाया जाता है? नव संवत्सर। और नव संवत्सर को ही में ही झूलेलाल की जयंती, हिंदुओं के नववर्ष के रूप में, सतयुग का प्रारंभ, विक्रमी संवत का प्रारंभ, बसंती नवरात्रों का प्रारंभ, महर्षि गौतम की जयंती, वर्ध राजस्थान का गठन इसी दिन हुआ था, सरस्वती का प्रारंभ, मत्स्य अवतार आदि के रूप में नव संवत्सर को मनाया जाता है। और आप सबको पता है नया वर्ष हर व्यक्ति के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए एक उन्नति का अग्रसर पथ प्रदर्शित करता है। और नए वर्ष को हम सब यही कामना करते हैं कि अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। तो मित्रों, नव संवत्सर के रूप में ये प्रसिद्ध है। जबकि देखिए यहाँ बसंती नवरात्रे, नवरात्रों का प्रारंभ। मित्रों, नवरात्रे 2 महीनों में होते हैं। वर्ष में कितनी बार नवरात्रे आते हैं? 2 महीनों में। एक चैत्र में आते हैं और एक कौन से में आते हैं? वो अश्विन में आते हैं, जो अपन आगे बात। तो मित्रों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। चलिए मित्रों आगे। देखिए मित्रों, नवरात्रि, नवरात्र ये वर्ष में 2 बार, वर्ष में कितनी बार है? 2 बार। कब कब? देखिए, वर्ष में 2 बार आते हैं मित्रों। एक आते हैं चैत्र शुक्ल एकम से नवमी, चैत्र शुक्ल एकम से नवमी। और दूसरे कौन से आते हैं? अश्विन शुक्ल एकम से नवमी। वर्ष में नवरात्रे, जहाँ देवी देवताओं के क्या लगते हैं मित्रों? मेले लगते हैं। तो चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक और अश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक ये नवरात्रे वर्ष में कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं मित्रों। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। बिल्कुल गहन अध्ययन, अपन जो टॉपिक क्लियर करवा रहे हैं वो गहन अध्ययन के साथ राजस्थान की ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से आप बात कर लो, RS मेंस, RS प्री में भी ये आपके लाभदायक होगा। तो चलो मित्रों आगे। अब कुछ तथ्यों की बात कर लेते हैं अपन। कुछ तथ्य हैं, देखिए कौन कौन से। कि विक्रमी संवत का प्रारंभ, विक्रमी संवत का प्रारंभ मित्रों अभी बात किया थोड़ी देर पहले। बताइए कब माना जाता है? चैत्र शुक्ल एकम से। विक्रमी संवत का प्रारंभ कब से माना जाता है मित्रों? चैत्र शुक्ल एकम से माना जाता है। उसके बाद माह का प्रारंभ, माह कब से प्रारंभ होता है? हिंदी महीनों की बात कर रहे हैं अपन। अंग्रेजी महीनों में तो 1 तारीख से होता है, लेकिन अपन बात किसकी कर रहे हैं? वो हिंदी महीनों की बातें कर रहे हैं। तो देखिए, कृष्ण पक्ष एकम से, महीना कब से प्रारंभ होता है मित्रों? कृष्ण पक्ष एकम से होता है, बिल्कुल। उसके बाद कृष्ण पक्ष के 15वें दिन को कहते हैं, क्या कहा जाता है 15वें दिन को? बताइए। चंद्रमा
क्या बोलते हैं मित्रों? चंद्रमा। क्योंकि इस दिन चंद्रमा पृथ्वी पर दिखाई नहीं देते हैं, चंद्रमा की कलाएं पूर्णतः दिखाई नहीं देती हैं और अंधेरा रहता है, तो उसको कहते हैं, सॉरी 15वें दिन को क्या कहते हैं मित्रों? अमावस्या। क्या बोलते हैं? अमावस्या, यानी चंद्रमा का नहीं दिखाई देना। उसके बाद अमावस्या के बाद क्या मित्रों? तो अमावस्या के बाद कौन? बोलिए। शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है। तो शुक्ल पक्ष कब प्रारंभ होता है मित्रों? अमावस्या के बाद, यानी फर्स्ट अमावस्या के बाद जो पहला दिन होता है उसी से क्या होता है? शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है, यानी शुक्ल पक्ष का प्रारंभ माना जाता है। तो मित्र ये राजस्थान के अपने रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो राजस्थान की ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए मित्रों, अब बात कर रहे हैं अपन हिंदू महीनों की। कौन से महीनों की मित्रों? हिंदू महीने। अपन बात हिंदू महीनों की कर रहे हैं, और उसमें भी जो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं वो है चैत्र माह। है कौन सा महीना मित्रों? चैत्र माह। और प्रत्येक महीने में कितने पक्ष होते हैं मित्रों? 2 पक्ष। एक कौन सा? कृष्ण पक्ष। एक कौन सा होता है? शुक्ल पक्ष। एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है कौन सा? शुक्ल पक्ष। तो अपन सबसे पहले जो अध्ययन कर रहे हैं वो कर रहे हैं कृष्ण पक्ष का। कौन सा कर रहे हैं मित्रों? कृष्ण पक्ष का। यानी सबसे पहले कृष्ण पक्ष का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए कृष्ण पक्ष की एकम, कृष्ण पक्ष की एकम को क्या क्या होता है मित्रों? तो देखिए, एक तो दुल्हन त्योहार मनाया जाता है। कौन सा? यानी चैत्र कृष्ण एकम। इसको अपन शॉर्ट में बोल सकते हैं सी के फर्स्ट। शॉर्ट में अध्ययन करेंगे अपन आगे। सी के फर्स्ट चैत्र कृष्ण पक्ष को क्या? दुल्हन का त्योहार मनाया जाता है। उसके अलावा राजस्थान में फूलडोल मेला। कौन सा मेला मित्रों? फूलडोल मेला। कहाँ लगता है? यह राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा नामक स्थान पर लगता है। भीलवाड़ा जिले के शाहपुर स्थान पर लगता है। फूलडोल मेला कौन से धर्म से संबंधित है? तो यह है राम स्नेही धर्म से। संप्रदाय से संबंधित है। राम स्नेही संप्रदाय का सबसे प्रमुख जो मेला है वो है फूलडोल मेला। कहाँ पर लगता है मित्रों? ये शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है। और कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो यह है राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है मित्रों। उसके बाद अगली और बात करें इसी में, तो देखिए चैत्र कृष्ण एकम को क्या होता है? बादशाह का मेला। कौन सा मेला? बादशाह का मेला। बादशाह का मेला कहाँ लगता है मित्रों? ब्यावर अजमेर में लगता है। राजस्थान में बादशाह का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ब्यावर अजमेर का प्रसिद्ध है। जो चैत्र कृष्ण पक्ष की एकम को लगता है, बादशाह का मेला लगता है राजस्थान में। बादशाह से संबंधित यदि क्वेश्चन की यदि बात करें अपन, देखिए तो बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है।
तो बादशाह का झंडा ये कहाँ है राजस्थान में? पाली जिले में। कहाँ पर है मित्रों? बादशाह का झंडा पाली में। बादशाह का किला भरतपुर में। कहाँ पर है मित्रों? बादशाह दुर्ग, बयाना दुर्ग को कहते हैं। और बादशाह की सवारी, बादशाह की जो सवारी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है मित्रों? तो वो है कोटा। कहाँ की? कोटा। बादशाह की सवारी राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की प्रसिद्ध है। और बादशाह की होली, बादशाह की होली की बात करें तो वो अलग अलग स्थानों की प्रसिद्ध है। जैसे नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा। ब्यावर की भी प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में बादशाह का जो मेला है वो चैत्र कृष्ण एकम को लगता है। कृष्ण पक्ष एकम को धुलंडी यानी होली के बाद फाल्गुन पूर्णिमा को होली आती है और एकम चैत्र कृष्ण पक्ष के फर्स्ट दिन धुलंडी फुलडोल मेला शाहपुरा भिलवाड़ा कौन से संप्रदाय से संबंधित है मित्रों? वो राम स्नेह। और बादशाह का मेला ब्यावर अजमेर में। अब क्वेश्चन आ जाएगी बादशाह का मेला से संबंधित या बादशाह से संबंधित क्वेश्चन। तो बादशाह का झंडा कहाँ है? पाली में। बादशाह का किला कहाँ? भरतपुर में। और बादशाह की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? वो कोटा की। और बादशाह की होली वो नाथद्वारा की और ब्यावर की भी प्रसिद्ध है। तो मित्रों ये अपने कृष्ण पक्ष से संबंधित थे। एक आता फूलडोल मेला। देखिए एक फूलडोल मेला कहाँ लगता है? किशनगंज। किशनगंज कहाँ है मित्रों? ये 12 में है। यानी भगवान राम पर क्या बरसाए जाते हैं? फूल बरसाए जाते हैं। तो फूलडोल मेला ये 12 में स्थित, 12 में लगता है, किशनगंज में लगता है। और यदि बात करें अपन कि फूलडोल मेला कौन से संप्रदाय का भीलवाड़ा में पड़ता है? तो राम स्नेह संप्रदाय का पड़ता है। लेकिन बात करें कि किशनगंज 12 में जो फूलडोल मेला बनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, कब लगता है? तो मित्रों वो लगता है कब? यहाँ ले लेते हैं अपन। वो लगता है भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल 11 को, भाद्रपद शुक्ल 11 को यानी एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को 12 के किशनगंज में, एकादशी को किशनगंज में कौन सा मेला लगता है? फूलडोल मेला किशनगंज। तो राजस्थान में फूलडोल मेले कितने हैं मित्रों? 2 हैं। एक तो शाहपुरा भीलवाड़ा में जो एकम को लगता है, लेकिन भाद्रपद शुक्ल एकादशी को कौन सा मेला लगता है? किशनगंज में फूलडोल मेला। एकादशी को कहा जाता है झल झूलनी। क्या कहते हैं? झल झूलनी। झल झूलनी एकादश, 11 एकादश या 11 के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों ये कृष्ण पक्ष एकम की बात की अपन ने। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। चले मित्रों आगे। देखिए मित्रों अब बात करते हैं चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी की। मित्रों अष्टमी को क्या लगता है? शीतला माता का मेला। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला माता का मेला लगता है। कहाँ लगता है? चाकसू, चाकसू जयपुर में। सील की डूंगरी, सील की डूंगरी को चाकसू जयपुर में चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी को शीतला माता का मेला लगता है। और इसी दिन राजस्थान में एक कौन सा? गुड़ला। कौन सा? गुड़ला त्योहार जो मारवाड़ का प्रसिद्ध है। तो गुड़ला त्योहार भी इसी को मारवाड़ में जोधपुर में लगता है। गुड़ला त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का प्रसिद्ध है। गुड़ला नृत्य भी है जो मारवाड़ का ही प्रसिद्ध है। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला माता का मेला लगता है चाकसू जयपुर, लोनियावास जयपुर, सील की डूंगरी में। और इसी को गुड़ला का त्योहार मारवाड़ में मनाया जाता है। चले मित्रों आगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। उसके बाद अष्टमी एवं नवमी। अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी और नवमी को ऋषभदेव
मेला, कौन सा मेला? ऋषभ देवी मेला कहाँ लगता है? धुलेव उदयपुर में लगता है मित्रों। ऋषभ देव जी का मेला धुलेव उदयपुर में चैत्र कृष्ण अष्टमी और नवमी के दिन लगता है। इस मेले को ऋषभ देव जी का मेला जो धुलेव में लगता है, इस ऋषभ देव जी को केसरियानाथ जी भी कहा जाता है, यानी इन्हें केसरियानाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। जबकि इन्हें ही कालिया बाबा, भील जनजाति इन्हें कालिया बाबा के रूप में पूजती है। यह जैन धर्म का, कौन से धर्म का? जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला है। राजस्थान में जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला ऋषभ देव जी का मेला धुलेव उदयपुर में चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी और नवमी के दिन धुलेव उदयपुर में लगता है। इन्हें केसरियानाथ जी के नाम से भी जाना जाता है, वो कालिया बाबा के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। भील जनजाति के लोग इन्हें किनके नाम से? वो कालिया बाबा। जबकि जैन धर्म के अलावा यह है वैष्णव, भील व हिंदू धर्म में भी इनका अत्यधिक महत्व माना जाता है। जैन धर्म, यह मंदिर कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? तो कोयल नदी। कौन सी नदी मित्रों? उदयपुर में एक नदी बहती है, कोयल नदी के किनारे अवस्थित ऋषभ देव जी का मेला धुलेव उदयपुर में केसरियानाथ जी के रूप में प्रसिद्ध कालिया बाबा के रूप में इनको जाना जाता है। भील जनजाति ने कालिया बाबा के रूप में, ये जैन धर्म के आराध्य देव के रूप में है, जबकि भील जनजाति भी इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। तो ये है चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी और नवमी को अपन बात करते हैं तो वो ऋषभ देव जी का मेला उदयपुर में लगता है। उसके बाद अगली पंक्ति में बात करते हैं देखिए मित्रों, दशमी यानी दशक को चैत्र कृष्ण या सीके 1 से 10 तक, यानी चैत्र कृष्ण दशमी यानी ये 1 से 10 तक लगता है। वैसे तो सीके 1 से 10 तक राजस्थान में एक मेला लगता है, उसका नाम है धनोप माता का मेला। धनोप माता का मेला धनोप भीलवाड़ा में। मित्रों इसको आप ऐसे याद करना कि चैत्र कृष्ण पक्ष की 1 को फूल बरसते हैं, यानी राजस्थान में चैत्र कृष्ण एकम को क्या बरसते हैं? फूल बरसते हैं। और दशमी को क्या बरसते हैं? धन बरसता है। तो इसको आप याद कर सकते हैं। 1 यानी फूलडोल और दशमी यानी धनोप माता का मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? भीलवाड़ा में। कब लगता है? यह सीके चैत्र कृष्ण एकम से 10 दिनों तक लगने वाला यह मेला भीलवाड़ा के धनोप नामक स्थान पर धनोप माता के मेले के रूप में जाना जाता है। तो ये धनोप माता का मेला है राजस्थान में। उसके बाद अगली बात कर लेते हैं एकादशी यानी 11 इसमें राजस्थान में एक मेला लगता है, उसका नाम है जौहर मेला। कौन सा मेला मित्रों? जौहर मेला। कहाँ लगता है? ये चित्तौड़ में लगता है। कौन से? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लगने वाला प्रसिद्ध, राजस्थान का प्रसिद्ध मेला जौहर मेला जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रसिद्ध है। यह क्यों लगता है? यह राजस्थान में जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी के द्वारा जो जौहर किया गया था, अग्नि जौहर। कौन सा जौहर? उसी की याद में लगने वाला प्रसिद्ध जौहर मेला चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को लगता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़ किले में लगता है। चित्तौड़ के किलों को राजस्थान का गौरव और किलों का सिरमौर के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा है, गढ़ तो
चित्तौड़गढ़ बाकी सभी गढ़ैया, यानी चित्तौड़गढ़ एक गढ़ है, बाकी सभी इसकी तुलना करते हैं तो वो सभी गढ़ैया के रूप में प्रतीत होते हैं। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित राजस्थान का प्रसिद्ध दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो 616 मीटर ऊंचाई पर अवस्थित है, जो राजस्थान में कौन सी नदियों के किनारे स्थित है बताइए? बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अवस्थित है। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राजस्थान में 3 शाखे हुए। कितने शाखे हुए मित्रों? 3 शाखे। देखिए 1303 में पद्मिनी का हुआ, फिर 1534 को किसका हुआ बोलिए? राजस्थान में जो 3 शाखे हुई हैं वो करमवती के रूप में माना जाता है। किसके रूप में? करमवती के रूप में माना जाता है। और जो तीसरा माना जाता है राजस्थान में, जो तीसरा चित्तौड़ का शाखा माना जाता है वो फूल कंवर के रूप में, फूल कंवर पता सिसोदिया की पत्नी के रूप में। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने शाखे हुए मित्रों? 3 शाखे हुए हैं। पहला 1303 में पद्मिनी के रूप में, 1534 में कौन सा? कर्मावती के रूप में हुआ है। और यदि तीसरे की बात करें तो आप फूल कंवर के रूप में कब? 1568 ईस्वी में। तो राजस्थान में कृष्ण पक्ष से 10वीं को धनोव माता का मेला लगता है और एकादशी को जोहर मेला लगता है। सप्तमी को लगता है कौन सा? शीतला माता का मेला। और मारवाड़ क्षेत्र में घुड़ला त्योहार के रूप में मनाया जाता है। जबकि चैत्र कृष्ण अष्टमी और नवमी को ऋषभ देव जी का मेला जो कोयल नदी के किनारे दुल्हे उदयपुर में लगता है। और राजस्थान में दुल्हंडी मनाई जाती है तो कृष्ण पक्ष की एकम को दुल्हंडी मनाई जाती है। फूलडोल मेला प्रसिद्ध है राजस्थान में। जबकि दूसरा फूलडोल मेला जो किशनगंज बारा में जहाँ सर्वाधिक शहरी जनजाति निवास करती है वहाँ भाद्रपद शुक्ल यानी जलजूलनी एकादशी को लगता है। और राजस्थान में चैत्र महीने में फूल बरसते हैं, धन बरसते हैं। फूल यानी फूलडोल और धन बरसाना यानी धनोव माता का मेला प्रसिद्ध है। तो ये राजस्थान के कृष्ण पक्ष के प्रमुख त्योहार थे मित्रों। उसके बाद अब बात करेंगे अपन शुक्ल पक्ष की। किसकी मित्रों? शुक्ल पक्ष की। देखिए मित्रों, शुक्ल पक्ष की एकम, शुक्ल पक्ष की एकम चैत्र शुक्ल एकम को हिंदुओं का नववर्ष के रूप में पूजा जाता है। हिंदुओं का नववर्ष यानी हिंदू संप्रदाय, हिंदू धर्म में नववर्ष चैत्र शुक्ल एकम यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, इसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भी कहा जाता है। देखिए राजस्थान में चैत्र शुक्ल पक्ष नए वर्ष के रूप में शुक्ल पक्ष की एकम से प्रारंभ होता है, या भारत में भी। और शुक्ल पक्ष की एकम को हिंदुओं के नववर्ष के रूप में व चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के रूप में इसको मनाया जाता है। और एकम की यदि और बात करते हैं अपन तो देखिए एकम को लगता है कौन कौन से? जीन माता का मेला। किस माता का? जीन माता का मेला, जीन माता मेला बिल्कुल भी। उसके बाद केला देवी मेला। कौन सा मेला मित्रों? केला देवी मेला। उसके बाद शिला देवी, शिला देवी मेला। कौन सा मेला? शिला देवी मेला। शिला देवी मेला। उसके बाद दधीमती माता का मेला, दधीमती माता का मेला, दधीमती माता का मेला लगता है। उसके बाद बसंतीय नवरात्रों का प्रारंभ, बसंतीय नवरात्रों का प्रारंभ, बसंतीय नवरात्रों का प्रारंभ। इस एकम को ही
गुड़ी पड़वा, क्या जाना जाता है इसको, क्या कहते हैं, गुड़ी पड़वा। तो गुड़ी पड़वा कब आती है, शुक्ल पक्ष एकम को गुड़ी पड़वा आती है मित्रों। उसके बाद इसी को क्या, विक्रमी संवत, विक्रमी संवत का प्रारंभ, विक्रमी संवत का प्रारंभ, सतयुग का प्रारंभ, सतयुग का प्रारंभ इसी को माना जाता है। और झूलेलाल की जयंती, महर्षि गौतम जी की जयंती मत्स्य अवतार के रूप में, ये आदि इनजी के जो अपने पहले, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने नव संवत्सर की बात की थी, वो सभी पॉइंट इसी में आएंगे। उसके अलावा और क्या आते हैं मित्रों, सोनना, सोनना ऊपर लिख देता हूं मित्रों, सोनना, खेतला जी का मेला, सोनना खेतला जी का मेला कहाँ लगता है, यह देशुरी पाली में लगता है। और देशुरी पाली राजस्थान में एक प्रसिद्ध दर्रा है जो दक्षिणी अरावली में अवस्थित है, देशुरी पाली। तो सोनना खेतला जी का मेला देशुरी पाली में कब लगता है, चैत्र शुक्ल पक्ष एकम को लगता है। तो मित्रों जो नव संवत्सर में जो मैंने अभी पॉइंट चर्चा की थी वो सभी पॉइंट इसी में आएंगे, एकम में, शुक्ल पक्ष की एकम की बात की है मैंने। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। देखिए आगे, चैत्र महीने की अपन चर्चा कर रहे हैं और शुक्ल पक्ष में अपन बात कर रहे हैं किसकी, द्वितीय, दूज यानी द्वितीय, एस के टू, यानी एस यानी शुक्ल कृष्ण टू, शुक्ल पक्ष की द्वितीय। देखो क्या होता है, सिंजारा राजस्थान में, सिंजारा राजस्थान में क्या बनाया जाता है, सिंजारा या सिंजोरो, एक ही बात है, सिंजारो। आप सब पता है सिंजारो को घर पे नए नए पकवान लाते हैं अपन, जलेबियाँ और घेवर, फीनी, जलेबियाँ ये सभी लाते हैं। तो मेरे को पता है आपकी मुंह में क्या आ गई, खाने की इच्छा हो गई है, लाल आ गई होगी लाल, क्योंकि सिंजारा का नाम आ गया है ना, मिठाइयाँ आ गई। तो मिठाइयाँ देखो सिंजारा, तो आपको याद हो सकता है कि चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया को क्या बनाया जाता है मित्रों, सिंजारा बनाया जाता है। उसके बाद तृतीया शुक्ल पक्ष की, तो देखिए गणगौर, गणगौर राजस्थान में चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार मनाया जाता है, यह त्योहार राजस्थान का सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार कौन सा है मित्रों, वो गणगौर है। वह सर्वाधिक लोक गीतों वाला त्योहार भी कौन सा है, वो गणगौर है। वह कुंवारी कन्याओं का प्रमुख त्योहार भी कौन सा है मित्रों, वो गणगौर है। इसमें कुंवारी कन्याएं किसकी, शिव और पार्वती जी की पूजा करती हैं। क्यों करती हैं, वह अपने अच्छे पति वर के लिए एवं अपने भाई की अच्छी पत्नी के लिए, सुंदर पत्नी के लिए ये गणगौर का त्योहार मनाती हैं। और अक्षय तृतीया यानी गण यानी शिव, गण यानी शिव, गौर यानी पार्वती, शिव और पार्वती की आराधना में किया जाने वाला त्योहार, मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है मित्रों, गणगौर। अक्षय तृतीया को यह राजस्थान में जयपुर, आप सबको पता है गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की, जबकि यह राजस्थान में उदयपुर का प्रसिद्ध भी है, उदयपुर में भी यह प्रसिद्ध है। उदयपुर जिले में गणगौर 4 दिन तक अलग अलग रूप में मनाई जाती है। यानी उदयपुर में गणगौर, देखिए पहले दिन सुंदर गणगौर के रूप में, किसके रूप में, सुंदर गणगौर के रूप में मनाई जाती है। दूसरे दिन हरि गणगौर के रूप में, तीसरे दिन
गुलाबी गणगौर के रूप में, और चौथे दिन की बात करें तो वह है मित्रों पीली गणगौर के रूप में मनाई जाती है। पीली गणगौर के रूप में मनाई जाती है। कि उदयपुर जिले में गणगौर कितने प्रकार की होती है, तो वो 4 प्रकार की, चुंदड़ गणगौर, हरी गणगौर और गुलाबी गणगौर और पीली गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है मित्रों? उदयपुर जिले की। और बिना ईश्वर की गणगौर जिसमें ईश्वर की पूजा की जाती है वो जैसलमेर की प्रसिद्ध है। तो मित्रों आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद देखिए शुक्ल पक्ष अष्टमी। देखिए एक तो दुर्गाष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है? तो वो शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है मित्रों। और एक अशोक अष्टमी यानी अशोक की पूजा, वृक्ष अशोक की पूजा कब की जाती है? शुक्ल पक्ष की अष्टमी को की जाती है। उसके बाद नवमी, रामनवमी। आप सबको पता है भगवान राम की जयंती, राम जी का जन्म माना हुआ था इस दिन। राम जी की पत्नी, राम जी की माता का नाम क्या था मित्रों? जानकी। कौन थी? और भगवान राम का जन्म कब हुआ था? शुक्ल पक्ष से, चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान राम के जन्म के उपलक्ष्य में रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है मित्रों। कौन सा त्योहार? रामनवमी। उसके बाद दशमी, रावण का मेला। रावण का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है मित्रों? राजस्थान में। तो यह है बड़ी सादड़ी चित्तौड़। रावण का मेला राजस्थान में बड़ी सादड़ी चित्तौड़ का प्रसिद्ध है। राजस्थान में रावण का मेला कहाँ लगता है? तो बड़ी सादड़ी चित्तौड़ में लगता है। जबकि बड़ी सादड़ी चित्तौड़ में है तो मित्रों छोटी सादड़ी कहाँ है? राजस्थान में छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है। कहाँ पर? राजस्थान में छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में, जहां से ही प्रतापगढ़ जिले में बहने वाली कौन सी नदी बताइए? जखम नदी का उद्गम होता है। और केवल आ जाए सादड़ी, तो सादड़ी कहाँ है? वो पाली में मित्रों। कहाँ पर है? पाली में। तो अष्टमी को दुर्गाष्टमी और अशोकाष्टमी के रूप में मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल नवमी रामनवमी के रूप में, चैत्र शुक्ल दशमी रावण जी का मेला। रावण का मेला कहाँ? बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ जिले में। उसके बाद शुक्ल पक्ष की दशमी अपन ने बात कर ली है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी यानी 13 में महावीर जयंती व मेला। राजस्थान में श्री महावीर जी जयंती और श्री महावीर जी का मेला कहाँ लगता है मित्रों? करौली में लगता है। कहाँ लगता है मित्रों? करौली में। यह मेला कौन सी नदी के किनारे? तो कालीसील नदी के किनारे करौली में चैत्र शुक्ल पक्ष की 13 को श्री महावीर जी जयंती के रूप में वह मेला भरा जाता है। श्री कालीसील नदी के किनारे करौली में श्री महावीर जी में यह मेला प्रसिद्ध है। राजस्थान का प्रसिद्ध मेला श्री महावीर जी का मेला। लेकिन क्वेश्चन आ जाए मूछला महावीर जी का मंदिर, मूछला महावीर जी का मंदिर, तो वो घांडेराव पाली में है मित्रों। घांडेराव पाली में मूछला महावीर जी का मंदिर। जबकि महावीर जी का, केवल महावीर जी के मंदिर की यदि बात करें
तो वो है करौली में कौन सी नदी के किनारे, कालीसिंध नदी के किनारे। ये जेएनयू के प्रसिद्ध मंदिर अजैन धर्म का महावीर जी का मंदिर, 24वें तीर्थंकर श्री महावीर जी का मंदिर यहीं पर अवस्थित है मित्रों। उसके बाद अगली पंक्ति में बात करते हैं कि चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की 14 को क्या होता है, संत पीपा की जयंती, संत पीपा जी की जयंती कब मनाई जाती है मित्रों, तो वह चैत्र शुक्ल 14 को, चतुर्दशी को 14 को संत पीपा की जयंती मनाई जाती है। राजस्थान में संत पीपा की छतरी कहाँ है मित्रों, गागरोन दुर्ग में। संत पीपा की छतरियां गागरोन दुर्ग। संत पीपा का मंदिर समदड़ी बाड़मेर में। संत पीपा की गुफा टोडा टोंक। संत पीपा कौन से समुदाय के आराध्य देव हैं, तो दर्जी समुदाय के आराध्य देव हैं। और ये कहाँ के राजा थे, तो ये गागरोन के राजा थे और गागरोन दुर्ग में ही इनकी क्या है, छतरियां। तो 14 को चैत्र शुक्ल 14 को संत पीपा जी की जयंती के रूप में मनाई जाती है। उसके बाद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों इसका। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा, चैत्र महीने की पूर्णिमा को हनुमान जयंती, कौन सी जयंती, हनुमान जयंती मोस्ट है मित्रों, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया हनुमान जयंती कौन सी पूर्णिमा को मनाई जाती है, तो चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। और इस जयंती के उपलक्ष्य में इस पूर्णिमा को राजस्थान में प्रमुख मेले लगते हैं। और वो प्रमुख मेले कौन कौन से हैं, तो देखिए सालासर हनुमान जी का मेला, सालासर हनुमान जी मेला पहला मेला। दूसरा मेला मेहंदीपुर बालाजी का मेला, कहाँ में बढ़ता है ये, दौसा में। उसके बाद में जो तीसरा जो मेला है वो है पंचमुखी। कौन सा है मित्रों, तीसरा जो मेला है वो है पंचमुखी मेला। कहाँ लगता है, ये कोटा में लगता है। पंचमुखी मेला कोटा में। सालासर हनुमान जी का मेला कहाँ पर, ये चूरू जिले में। मेहंदीपुर बालाजी दौसा जिले में। तो राजस्थान में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में जो प्रमुख मेले लगते हैं वो 3 लगते हैं मित्रों। सालासर हनुमान जी राजस्थान के एकमात्र हनुमान जी जिनके दाढ़ी और मूंछ वाले हनुमान जी की मूर्ति है, तो वो सालासर में है। जबकि राजस्थान में भूतों के लिए प्रसिद्ध मंदिर कौन सा माना जाता है, बालाजी का, यानी भूत प्रेत के लिए प्रसिद्ध मंदिर किसके रूप में, भूत प्रेतों के रूप में। और पंचमुखी हनुमान जी आप सब जानते हैं। तो राजस्थान में लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है मित्रों, सरिस्का में पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर, आप सबको याद होगा इस बात का। तो ये राजस्थान में चैत्र महीने की जो प्रमुख त्योहार और मेले थे उनका अपन ने अध्ययन कर लिया है मित्रों। और अगले वीडियो में अपन बात करेंगे वैशाख महीने की। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं दोबारा इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि जिन विद्यार्थियों ने हमारा जो पहले और फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट जिन्होंने नहीं देखा है वो ज़रूर देखिए, क्योंकि जिससे आपका बेस स्ट्रांग होगा। और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिसमें लॉकडाउन के तहत सर्वाधिक लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो आज के लिए इतना ही मित्रों।